स्वशासन व्यवस्था सिर्फ झारखंड का व्यवस्था नहीं है। ये पहाड़ा स्वशासन व्यवस्था सिर्फ नापुन क्षेत्र का व्यवस्था नहीं है। ये जो पहाड़ा स्वशासन व्यवस्था है ये पूरे भारत का स्वशासन व्यवस्था है। इस बात को आप सभी को समझना होगा, आप सभी को जानना होगा कि जिस तरीके से महानायक बिरसा मुंडा ने जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, जड़ जंगल जमीन को शेर साहूकारों से छुड़वाया, ये वो पहाड़ा स्वशासन व्यवस्था है। जब भी हमारा पुरखा इस जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, किसके माध्यम से लड़ा? किसके माध्यम से लड़ा? किसके माध्यम से लड़ा? बिरसा मुंडा जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, किसके माध्यम से लड़ा? सिद्धू कानू चांद भैरव भूले जाना दुनिया दुनिया जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, किसके माध्यम से लड़ा? किसके माध्यम से लड़ा? संजय भी जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, किसके माध्यम से लड़ा? किसके माध्यम से लड़ा? कौन गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के अंदर जड़ जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा और तीर तंगियों के दम पे 45 दिनों से अंग्रेजी हुकूमत को भगा दिया? किसके माध्यम से भगाया? किसके माध्यम से भगाया? और आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय इस समाज के लिए कि आप जिस धरती पर बैठे हो, आप जिस जमीन पर बैठे हो, वो जमीन आज आपकी खतरे पे है। क्या आपने इस जमीन को बचाने के लिए, क्या आपने इस जंगल को बचाने के लिए, क्या आपने अपना खान खनिज संपदा को बचाने के लिए कोई उलगुलान किया? क्या आपने उलगुलान किया? क्या आपने क्रांति किया? किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या आप बिरसा मुंडा के वंशज नहीं हो? क्या आप कंटा भील के वंशज नहीं हो? क्या आप गोंड गुंडाधुर के वंशज नहीं हो? क्या आप सिद्धू कानू के वंशज नहीं हो? आप किसके वंशज हो? आप उन पुरखों के वंशज हो जिन पुरखों ने इस जमीन के लिए जान दे दिया। आप उन पुरखों के वंशज हो जिन्होंने इस जड़ जंगल जमीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और कहा कि ना जान देंगे ना जमीन देंगे, अगर हमारी जमीनें लेने आए तो जिंदा गाड़ देंगे। आप उनके वंशज हो। और आपने ऐसा किया क्या? क्या आप जड़ जंगल जमीन बचाने के लिए जान देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? सारे लोग तैयार हो। ऐसा तो नहीं कि हाई दारू पी के बोल रहे कि हम तैयार हैं। एक बात याद रखना मेरे साथियों, क्रांति बलिदान मांगती है। पुरखों ने बलिदान दिया है। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम बलिदान दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। और आज यहाँ बैठे तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारी फसल को बचाना है, आने वाले समय में हमारी नस्ल को बचाना है, तो हम जैसे युवाओं को, हम जैसे दादा दाऊ को हमको बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। तब जाके आपका जड़ बचेगा, जंगल बचेगा, माटी बचेगा, बेटी बचेगा। आज बड़ा दुख लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे पुरखों के द्वारा बचाई हुई इस धरोहर को विकास के नाम पे उजाड़ा जाता है। हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन शोषण अत्याचार होता है। और जब भी हमारी बहन बेटी रोड से चलती है तो दीकू कहता है ये तो आदिवासी की बेटी जा रही है, इसके साथ तू बलात्कार कर, इसके साथ शोषण कर, इसके साथ अन्याय कर। क्योंकि इसके समाज के लोग बोलने वाले, क्योंकि इसका जो समाज है वो गूंगा है, इसका जो समाज है वो बहरा है, इसका जो समाज है वो अंधा है। इसकी बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, ये समाज को दिखाई नहीं देता। इस जंगल जमीन माटी को लूटा जाता है, इस समाज के लोग लंगड़े हैं, लड़ नहीं पाते हैं। इस समाज के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है साथियों। और आज आपको जहन में डालना पड़ेगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जड़ जंगल जमीन माटी से बड़ा कोई, जड़ जंगल जमीन माटी से बड़ा कोई नहीं है। और जड़ जंगल जमीन माटी की बात आए तो कुर्बानी देने से डरना, डरोगे क्या आप लोग? डरोगे क्या आप लोग? डरना नहीं है, सीधा बोलना है। न जान देंगे ना जमीन देंगे। और जमीन लेने आओगे तो, जमीन लेने आओगे तो जिंदा गाड़ देंगे। क्या कर देंगे? ये जमीन हमारा है, ये जमीन हमारी माँ है। 9 महीने कोख में रखकर पैदा करने वाली माँ बड़ी नहीं होती है। ये वो माँ है जो माँ ने कड़ी दिया, अनाज दिया, उस माँ को खाकर आपकी माँ ने आपको पैदा किया। तो सबसे बड़ी माँ कौन सी है? कौन सी है? जब जमीन माँ है तो आसमान कौन है?
जमीन जब माँ है तो आसमान कौन है? जब जमीन माँ है तो आसमान कौन है? बाप है। कौन है आसमान? जमीन और आसमान का जब भी मिलन होता है क्या होता है? जमीन तरसती है, गर्मी सहन करती है, ठंडी सहन करती है, बरसात सहन करती है, ओले सहन करती है, आंधी सहन करती है, तूफान सहन करती है। और जब बाप का बिंदु गिरता है तो हरियाली कैसी हो जाती है? जमीन कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? इस देश के अंदर सबसे बड़ा पवित्र मिलन अगर कोई है, माँ और बाप का मिलन है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा पवित्र मिलन कोई है तो जमीन और आसमान का मिलन है। और जमीन और आसमान के मिलन से जो कुदरती संविधान बना है, उस संविधान से चलने वाले लोग कौन है? आम आदिवासी लोग हैं। कौन है? आम आदिवासी लोग हैं। हम उस संविधान से चलने वाले लोग नहीं है जिन्हें लैंटरों में बैठ के बनाया गया था। हम उस संविधान से चलने वाले लोग हैं जिस संविधान से हमारा जंगल बचा था। हम उस संविधान से चलने वाले लोग हैं जिससे हमारी जमीन बची। हम उस संविधान से चलने वाले लोग हैं जिससे हमारा खान खनिज संपदा सुरक्षित रहा। हम उस संविधान से चलने वाले लोग हैं साथी। और आज आपको समझना होगा कि इसी तरह जिस तरीके से क्षेत्र के दादा लोग, मेरे जैसे साथी लोग, मेरे जैसे युवा लोग आए दिन संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ प्रशासन व्यवस्था को क्या किया जाए? क्या किया जाए? बरकरार किया जाए, मजबूत किया जाए, दुरुस्त किया जाए। इसलिए हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे साथी लोग आए दिन मेहनत कर रहे हैं। यही मेहनत 14 साल की उम्र में आपका बिरसा मुंडा करता था। यही मेहनत आपके टंडे भील करता था। यही मेहनत गोविंद गुंडाधुर करता था। और बिरसा मुंडा पहाड़ प्रशासन व्यवस्था को इसलिए मजबूत करता था क्योंकि बिरसा के मुंडा के समय भी यही भू माफियाओं ने आपकी जमीनों पर कब्जा किया था। बिरसा मुंडा के समय भी यही सेठ साहूकार दलालों ने आपकी जमीनों पर कब्जा किया था। जब बिरसा मुंडा देखता है कि मेरे लोग हड़िया दारू पी के मस्त है, मेरे लोग हड़िया दारू पीकर घूम रहे हैं, उन्हें ना जंगल की फिक्र है, ना जल की फिक्र है, ना जमीन की फिक्र है, ना आने वाली पीढ़ी की फिक्र है। तब बिरसा मुंडा क्या करता था? डुम्बारी गुरु में ले जाकर हमारे जैसे युवाओं को प्रशिक्षण देता था। डुम्बारी गुरु में जब बिरसा मुंडा को घेर लिया जाता है, बिरसा मुंडा उलगुलान की क्रांति के आगाज करने वाला होता है, उस समय बिरसा मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत घेर लेती है। और जब ये बात बिरसा मुंडा को पता चलती है कि हम तो चारों तरफ से घिर गए हैं, अब क्या होगा, तो वहाँ पर बैठे आप जैसे युवा लोग, आप जैसे दादा लोग, आप जैसी बहुत सारी महिलाएं, पुरुष लोग थे जो लाखों की संख्या में वहां पर थे। वो कहते हैं कि बिरसा, हम तो चारों तरफ से घिर गए और अब हमारा मरना, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत की गोली हमें छोड़ नहीं सकती है, हमें जिंदा नहीं छोड़ सकती है। तब वहां से एक दादा उठता है, एक दाई उठती है और कहती है कि बिरसा मुंडा, आप इन साथियों के साथ सुरक्षित डुम्बारी गुरु से बाहर चले जाओ, आप यहाँ से सुरक्षित चले जाओ, क्योंकि अगर बिरसा मुंडा आप जिंदा रहोगे तो आपके जैसे हजारों लड़कों को आप तैयार कर सकते हो, पर अगर हम मर जाते हैं या आप मर जाते हो तो तैयार होने वाला नहीं है। जैसे ही बिरसा मुंडा की शहादत होती है 25 साल की उम्र में, क्या उसके बाद उस आंदोलन को हम लोगों ने चलाया? बिरसा मुंडा का जो मिशन था, अब वो दिसू महुआ राज, मतलब अपने देश में, क्या वो मिशन को आप लोगों ने चलाया? 100 साल 125 साल हो गए, उसके मिशन का पता इस समाज को नहीं है। और बिरसा मुंडा किसके लिए बलिदान हुआ? किस समाज के लिए बलिदान हुआ? क्या सिर्फ झारखंड के आदिवासियों के लिए बलिदान हुआ? भारत के आदिवासियों के लिए बलिदान हुआ, पूरे भारत की माटी को बचाने के लिए बलिदान हुआ, पूरे भारत के जंगल को बचाने के लिए बलिदान हुआ। बिरसा मुंडा इसलिए बलिदान हुआ क्या? आज आपको समझना पड़ेगा और आपके दिमाग में डालना पड़ेगा, आपके जहन में यह बात जाना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जो मिशन था, अब वह दिसू महुआ राज का सपना कौन साकार करेगा? पहाड़ा सरकार साकार करेगा। कौन करेगा? ये बात अपने दिमाग में डाल लो, अपने मन में बिठा लो कि जब देश हमारा है तो राज किसका होना चाहिए? जब देश अपना है तो राज किसका होना चाहिए? जब देश अपना है तो राज किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। पर हमारे देश के तो टुकड़े कर दिए गए, हमारे इस अखंड भारत को पाकिस्तान के नाम में बांट दिया गया, हमारे इस अखंड भारत को बांग्लादेश के नाम पे बांट दिया गया, हमारा इस भारत को भूटान, बर्मा, नेपाल के नाम से बांट दिया गया, हमारे इस अखंड भारत को 8 भागों में बांट दिया। क्या भारत काली टोपी वालों का था या गमछा वालों का था? यह भारत किसका था? यह भारत किसका था? बोलो बोलो, बोलोगे नहीं
सोच लो, ये भारत किसका था? खाली टोपी वालों का था कि पगड़ी वालों का था? किसका था भारत? जब भारत पगड़ी वालों का था तो पाकिस्तान बना के तुमसे पूछा? जब बांग्लादेश बना के तुमसे पूछा? जब नेपाल बना के तुमसे पूछा? पूछा क्या तुमसे? तो उनको बताओ, ये भारत किसी आंडू गांडू नेता का नहीं है, ये भारत कोई फालतू गांडू लोगों का नहीं है। ये भारत किसका है? किसका है? हमारा भारत है। किसका भारत है? हमारा भारत है। और हमारा भारत का टुकड़े करने का अधिकार इन काली टोपी वालों को कौन दिया? कौन दिया है अधिकार उनको हमारे भारत के टुकड़े करने का? ये अखंड भारत हमारा है और ये लड़ाई हम लोगों को मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। इस अखंड भारत का सपना और वो जिसु राज के माध्यम से, ये स्वशासन व्यवस्था, पाड़ा व्यवस्था के माध्यम से, हमारे गांव में हमारा राज की व्यवस्था के माध्यम से इसे साकार करना होगा। ये बात आपके मन मस्तिष्क को दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का संघर्ष है, ये बिरसा मुंडा का शहादत है, ये बिरसा मुंडा का गुलाम है। बिरसा मुंडा ने बोला, आर्थिक रूप से कमजोर रहोगे चलेगा, लेकिन वैचारिक तौर पे कमजोर। बिरसा मुंडा बोला, आर्थिक रूप से कमजोर रहोगे चलेगा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर नहीं रहना, क्योंकि जो समाज गुलाम होता है, जो समाज गुलाम पैदा होता है, वो समाज गुलामी मर जाता है। कैसा मर जाता है? तो आज आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो कि आजादी की जंजीरों में जकड़े हुए हो? किसकी जंजीरों में जकड़ी हो? किसकी जंजीरों में जकड़े हो? क्या तुम्हारा पुरखा इसीलिए कुर्बानी दिया? इसीलिए दिया? तुम्हारा पुरखा तो वो था जो 14 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया और बोल दिया, भूमि संपादन अधिनियम बनाया और कहा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। बिरसा मुंडा के समय में सरकार ने आपका जमीन लिया क्या? और आप उसके वंशज हो और आपके समय में आपकी जमीन को लिया जा रहा है। बफर जोन के नाम पे आपकी जमीनों को लिया जा रहा है, बांध बनाने के नाम पे आपकी जमीनों को लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आपका पढ़ा स्वशासन व्यवस्था नहीं चल रहा, आपका पढ़ा व्यवस्था मजबूत नहीं है, आपके पढ़ा व्यवस्था में ताकत नहीं है, इसलिए खुलेआम आपकी जमीनों का क्रय विक्रय अधिग्रहण कर रहे हैं। आज इस बात को समझना पड़ेगा, ये क्षेत्र मामूली क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र शेर का इलाका है। कौन सा इलाका है? शेर के इलाके में आके लोमड़ी यहाँ पर अपना थाना खोल लेती है। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा क्या? कोई लोमड़ी आके आपके क्षेत्र में आके अपना कार क्षेत्र चला रही है, आपसे पूछा क्या? पूछा क्या? ये लोमड़ी लोग आपके क्षेत्र में आके आपके गांव में घुस के हमारे लोगों पर भय कर रहा है, क्या आप लोगों से पूछा क्या? उनसे पूछना है, आरटीआई लगा के पूछना है कि जो तुमने थाना खोला है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? उनसे पूछो आरटीआई लगा के, ये थाना तुम्हारा है कि हमारी जमीन पे है? जमीन किसकी है? जब भारत हमारा है तो वहाँ की जमीन किसकी है? अगर ये पहाड़ स्वशासन व्यवस्था मजबूत हो जाता है तो हम कानूनी तौर पे उसको भी हटाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात को दिमाग में डाल लो, क्योंकि वो जमीन, वो जंगल हमारा है, वहाँ का खान पान संपदा किसका है? हमारी जमीन पे आकर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, हम आदिवासियों को टारगेट करके मारने का काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों को नक्सली का टैग लगाकर गोली मारने का काम कर रहे हैं, पर हमारा समाज सोया हुआ है। हमारे समाज की जो आंखें वो दिशाहीन हो गई है, हमारे समाज का जो दिमाग है वो बुद्धिहीन हो गया। इस समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय साथियों, इस बात को आपको जानना चाहिए, इस बात को आपको समझना चाहिए कि अब समय नहीं रहा, अब अंतिम पीढ़ी है और इस अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए यही अंतिम लोगों को लड़ना होगा। किसको लड़ना होगा? मुझसे लड़ना होगा। किससे लड़ना होगा? तो ये अंतिम पीढ़ी है और अंतिम पीढ़ी के द्वारा अंतिम तरीके से इस समाज के लिए लड़े बने वाली जो लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई है। और अंतिम लड़ाई कौन सी है? उलगुलान की लड़ाई है। अंतिम लड़ाई कौन सी है? अंतिम लड़ाई उलगुलान की है। अंतिम लड़ाई क्रांति की है। वो क्रांति क्या मांगती है? क्रांति क्या मांगती है? कौन बलिदान देने के लिए तैयार है? कौन है तैयार? आप लोग बलिदान दोगे? पक्का दोगे? बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ साथियों, क्योंकि आने वाले समय जड़ जंगल जमीन से हमें बेदखल किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर 3000 लोग गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सरजोगढ़ भारत क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और वहाँ की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। हमारा जड़ जंगल जमीन की लड़ाई सिर्फ हम ही लोगों को लड़ना, यही पगड़ी वाले लोगों को लड़ना है। ये गांडू नेता लोग आपकी लड़ाई लड़ने वाले, क्योंकि